हेलो 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 एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? जल्दी आ जाओ। क्या हाल चाल है आप सबके? क्या हाल चाल है आप सबके? बताओ, जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। आज हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में दो यूनिट करने वाले हैं। एक तो करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 और दूसरा करने वाले हैं यूनिट नंबर 4। यस, ये दोनों के दोनों यूनिट आज के सेशन में अभी वाले सेशन में हम लोग कर देने वाले हैं खल्लास। यानी आज करीब करीब भैया 30 मार्क्स का कवरेज होगा। आज करीब करीब हम लोग 30 से 35 मार्क्स का कवरेज करेंगे। ओके ओके जी, ओके जी, ओके जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक बार चैट बॉक्स में लिख दो प्लीज, जल्दी जल्दी एक बार चैट बॉक्स में लिख दो कि हम आ गए सर। और ये बताओ कि क्या क्लास को, क्या ये सेशन को रेडी किया जाए, क्या रेडी करे? बताओ, जल्दी बताओ, क्या रेडी करे सेशन को? क्या आप लोग रेडी हो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले? बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। हाँ सर, रेडी है, आप स्टार्ट कर दो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिम्युलेशन। वापस से बताओ भाई, चैप्टर के नाम ही बहुत लोगों को क्लियर नहीं है। पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिम्युलेशन। सबसे पहले यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। आधे घंटे 40 मिनट में खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे यूनिट नंबर 4 में। ओके जी, डन जी। चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। सबसे पहले तो आपको समझाएंगे कि भैया स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूं कि स्टिमुलेशन क्या होता है, किसे बोलते हैं स्टिमुलेशन। तो स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि एक एंटरप्रेन्योर को इनकरेज करना, मोटिवेट करना, गाइड करना, सपोर्ट करना। एक प्यारा सा आपके जैसा हैंडसम ग्लोइंग सुंदर सा एंटरप्रेन्योर रहता है, ठीक है? उसको आप अगर इनकरेज करते हो, मोटिवेट करते हो, सपोर्ट करते हो, गाइड करते हो, तो उसे आप क्या बोलोगे? स्टिमुलेशन। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मुकेश अंबानी जी है। मुकेश अंबानी को सब जानते हो ना भाई? मुकेश अंबानी को तो आप जानते ही होंगे ना। तो अगर मुकेश अंबानी ने एक यंग एंटरप्रेन्योर को इनकरेज कर दिया, सपोर्ट कर दिया, मोटिवेट कर दिया, गाइड कर दिया, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टिमुलेशन। उसे हम क्या बोलेंगे? स्टिमुलेशन। यानी मुकेश अंबानी बोल रहा है एकदम चौर में, ए यंग एंटरप्रेन्योर सुनो, तुम्हें कोई भी चीजों का रिक्वायरमेंट होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ, तू आगे बढ़, मैं हूं तुम्हारे साथ, पूरा का पूरा रिलायंस का परिवार है तुम्हारे साथ। आज के बाद अगर तू कभी गिरा तो तुझे उठाने के लिए रिलायंस का परिवार आ जाएगा। मैं तुझे फंडिंग दूंगा, मेंटरशिप दूंगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम दूंगा, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी दूंगा। ऐसा मुकेश अंबानी खुद स्वयं बोल रहे हैं। यानी एक यंग एंटरप्रेन्योर को अगर कोई सपोर्ट करता है, इनकरेज करता है कि हां भाई तू कर सकता है, मैं तुझे सपोर्ट करता हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं हूं साथ तेरे, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे फंडिंग प्रोवाइड करूंगा, मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा, मैं तुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करूंगा, मैं तुझे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करूंगा, मैं तेरे को बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स दूंगा, मैं तुझे इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट दूंगा। यानी अगर कोई एंटरप्रेन्योर को इतना ज्यादा सपोर्ट और इतना ज्यादा इंकरेज करता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं स्टिमुलेशन। आई होप आप समझ गए होंगे स्टिमुलेशन किसे बोलते हैं। स्टिमुलेशन, आइए पढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्टिमुलेशन refers to the activities or initiative designed to encourage and support entrepreneurial behavior। यानी यहां पे ये बोला गया कि स्टिमुलेशन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज या कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेना जिससे आप एक एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर सको, जिससे वो इनोवेशन करे, ग्रोथ करे। कैसे करोगे सपोर्ट? कैसे आप एक एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर सकते हो? फंडिंग देके, मेंटरशिप प्रोवाइड देके, इसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये सब करके आप एक
एंटरप्रेन्योर को, आप एक नन्हा मुन्ना प्यारा सा एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर सकते हो। क्लियर है? ओके, आई होप आप लोग को स्टिमुलेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। स्टिमुलेशन का मतलब होता है इनकरेज करना, सपोर्ट करना, मोटिवेट करना, किसको? यंग एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, प्लीज 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 आप लोग जल्दी जल्दी अपने वर्ड्स में एक डेफिनेशन लिख के दो, अपने वर्ड्स में एक मीनिंग लिख के दो स्टिमुलेशन का। एग्जामिनेशन में अगर आ गया व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलेशन, तो क्या लिखोगे? चैट बॉक्स में प्लीज आप लोग लिख के दीजिए। चैट बॉक्स में प्लीज आप लोग लिखिए दोस्तों, लिखिए लिखिए प्लीज प्लीज प्लीज, आपको याद ही हो जाएगा। आई होप आप लोग लिख रहे होंगे, लिख लीजिए। इसके बाद चलते हैं सपोर्ट पे, कि सपोर्ट क्या होता है। अब देखिए, मतलब कि स्टिमुलेशन कौन कर सकता है? स्टिमुलेशन वही कर सकता है जिनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, जो आपको फंडिंग दे सकता है, जो आपको ट्रेनिंग दिलवा सकता है, जो आपको मेंटरशिप दिलवा सकता है। लेकिन भाई सपोर्ट तो हर कोई कर सकता है ना। सपोर्ट तो आपके मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त यार, भाईचारा, सब कोई कर सकता है सपोर्ट। सपोर्ट तो हर कोई इंसान कर सकता है। तो आप पढ़ेंगे सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में सपोर्ट का मतलब क्या होता है, ये पढ़ेंगे हम लोग। आइए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सपोर्ट refers to resources, assistance, guidance and encouragement provided to entrepreneurs to help them start, grow and sustain their ventures। यानी सपोर्ट का मतलब ये हो गया कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर को रिसोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ रिसोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ सामान प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ असिस्टेंस दे रहे हो, असिस्टेंस मतलब कुछ हेल्प कर रहे हो, अगर एक एंटरप्रेन्योर का आप हेल्प कर रहे हो, कुछ रिसोर्सेस दे रहे हो, कुछ गाइडेंस दे रहे हो या कुछ इंकरेजमेंट दे रहे हो, तो उसे ही बोलते हैं भाई सपोर्ट करना। स्कूल की यारी तुम्हें याद दिलाता हूं, स्कूल में क्या होता था? स्कूल में तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड होता था, स्कूल में एक बेस्ट फ्रेंड होता था, वो तुम्हें हर वक्त बोलता था कि भाई मैं तेरे साथ हूं, तुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बताना, तुझे रिसोर्स चाहिए होगा, तुझे हेल्प चाहिए होगा, तुझे गाइडेंस चाहिए होगा, तुझे इंकरेजमेंट चाहिए होगा, सबके लिए मैं हूं, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, तू आगे बढ़ेगा मेरे प्यारे प्यारे एंटरप्रेन्योर। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब होता है रिसोर्स, असिस्टेंस, गाइडेंस और इंकरेजमेंट। अगर आप एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड कर रहे हो, इसका मतलब वो एंटरप्रेन्योर को आप सपोर्ट कर रहे हो मेरे दोस्त। क्लियर है? आई होप आप 2 मार्क्स के लिए लिख दोगे इसको, आराम आराम से 2 मार्क्स के लिए आप इसको लिख दोगे। अब नेक्स्ट बढ़िए, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सस्टेनेबिलिटी। अब नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? ईएनवीएस में आपको पढ़ाए थे सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही कि आप एंटरप्रेन्योर बनो, आप खूब डेवलपमेंट करो, आप खूब आगे बढ़ो, आप देश का तरक्की करो, आप खूब पैसे कमाओ, लेकिन अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मत भूलो। आप अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मत भूलो, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के तरफ, आप उसको मत भूलो। आप जो रिसोर्सेस का वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट मत करो, कोई भी रिसोर्सेस का वेस्ट मत करो। बिना वेस्ट किए रिसोर्सेस का आप अगर एंटरप्रेन्योर बन सकते हो तो बनो ना, क्या दिक्कत है। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेस आप, मैं सब यूज कर रहे हैं, उसको इतने अच्छे से यूज करो कि वेस्ट ना हो। फ्यूचर का भी तो सोचना है, फ्यूचर के एंटरप्रेन्योर्स का भी तो सोचना है। तो आप आज एंटरप्रेन्योर बने हो, फ्यूचर में कोई और एंटरप्रेन्योर बनेगा, इसीलिए रिसोर्सेस का वेस्टेज मत करो, सस्टेनेबिलिटी रखो। क्लियर है? तो आइए इसको पढ़ते हैं। सस्टेनेबिलिटी इज द कंटेक्स्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, refers to the building and growing businesses in the way of balances economic prosperity। यहां पे ये बोला गया है कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब है ये कि आप अपने बिजनेस को बनाओ, आप अपने बिजनेस को ग्रो करो, लेकिन आप ये भी ध्यान दो कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बनी रहे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखो। आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति, उसका ख्याल रखो। एनवायरमेंटल रिसोर्सेस का यूज सही तरीके से करो, उसको वेस्ट मत करो, किसी भी रिसोर्सेस का वेस्ट मत करो, जिससे फ्यूचर जनरेशंस भी उसका हेल्प ले पाए। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग वेंचर्स
not only to generate profit but also consider their long term impact on people and the planet. इसका मतलब ये हो गया कि आप वेंचर क्रिएट करो सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए नहीं, आप कुछ वेंचर क्रिएट कर रहे हो सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए नहीं, प्लैनेट को भी बचाने के लिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी। प्लीज आप एक लिख दो ना, इसका भी एक डेफिनेशन लिख दो ना। आप लोग सस्टेनेबिलिटी का डेफिनेशन लिखोगे चैट बॉक्स में, फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखिए जी, वेट कर रहा हूं आपके लिए। जल्दी 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 सस्टेनेबिलिटी का डेफिनेशन आप एक बार लिखो चैट बॉक्स में। अपने वर्ड्स में लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो, लेकिन मीनिंग गलत नहीं होना चाहिए। बहुत कोई क्या कर देते हैं, इंग्लिश गलत कर देते हैं, इंग्लिश। तो भाई ना चोलबे, मीनिंग अगर गलत कर दिया तो ना चोलबे। ठीक है, मीनिंग और इंग्लिश गलत नहीं होना चाहिए, बाकी अपने वर्ड्स में तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने वर्ड्स में तुम लिख सकते हो। ओके, चलिए आगे आगे पढ़ेंगे स्टिमुलेशन के टाइप्स। भैया स्टिमुलेशन के कितने टाइप्स होते हैं, प्लीज चैट बॉक्स में बताओ, हर एक जन पार्टिसिपेट, ईच एंड एवरीवन। स्टिमुलेशन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, बताइए, और क्या क्या है वो, मैं भी तो देखूं आपका नॉलेज कितना है, कितना पढ़ के आए हो। बताइए स्टिमुलेशन के कितने टाइप्स होते हैं बाबा, बताइए जल्दी बताइए। स्टिमुलेशन के दो टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, स्टिमुलेशन के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। एक होता है पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन, दूसरा होता है प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। अब सबसे पहली बात करेंगे पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन क्या होता है। तो पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन का मतलब, अगर आपको गवर्नमेंट इनकरेज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो वो हो गया पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर एक एंटरप्रेन्योर को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है कि हाँ भाई एंटरप्रेन्योर तुम बिजनेस कर, सरकार तुम्हारे साथ है, गवर्नमेंट आपके साथ है, मोदी जी आपके साथ है, हर कोई गवर्नमेंट आपके साथ है, तो उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। यानी कि अगर एक गवर्नमेंट एक एंटरप्रेन्योर का हेल्प करता है, एक एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करता है, एक एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ने में मदद करता है, उसे इनकरेज करता है डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, उसे क्या बोलोगे, उसे बोलोगे पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। अब गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर सकता है, इंसेंटिव देके भाई, सब्सिडी देके, असिस्टेंस देके। अब ये तीन मेथड्स हैं, या तो इंसेंटिव देगा, या तो सब्सिडी देगा, या तो असिस्टेंस देगा। आइए इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो द स्टिमुलेशन दैट इंक्लूड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज कंसर्न्ड विद द स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, एनकरेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप इज कॉल्ड पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। तो पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन किसे बोलते हैं, पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन उस चीज को बोलते हैं अगर आपको गवर्नमेंट डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, तो उसका मतलब होता है पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। गवर्नमेंट अगर एक एंटरप्रेन्योर को इनकरेज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो उसे क्या बोलोगे, पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। लिखो चैट बॉक्स में, लिखो किस किस चीज के थ्रू सपोर्ट कर सकता है, इंसेंटिव दे सकता है, वो सब्सिडी दे सकता है, या तो असिस्टेंस दे सकता है। या तो इंसेंटिव देगा, इंसेंटिव फाइनेंशियल नेचर का भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल नेचर का भी हो सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल का भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल का भी हो सकता है। सब्सिडी यानी कि एक सिंगल लमसम अमाउंट दे दिया, ऐसे भी हो सकता है कि 5 लाख उठा के दे दिया, बोला कि करो एंटरप्रेन्योरशिप, ऐश करो। या तो गवर्नमेंट कभी कभी हमें असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। क्लियर है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। एग्जांपल दिए थे ना, मुकेश अंबानी, मुकेश दादा ने अगर मान लो किसी एक एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्राइवेट एजेंसीज अगर कोई एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर रहा है, उसे क्या बोलोगे, प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। ये बताओ शार्क टैंक कौन कौन देखता है, ये बताओ शार्क टैंक कौन कौन देखता है, बताओ जल्दी बताओ। शार्क टैंक में जितने भी जन बैठे रहते हैं
वो लोग तो प्राइवेट एजेंसीज ही हैं, वो लोग तो प्राइवेट कंपनीज ही हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं एक न्यू एंटरप्रेन्योर्स को, उनके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग थोड़ा बहुत स्टेक हेल्ड करते हैं और उनके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसे क्या बोलोगे आप, प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। अगर कोई प्राइवेट एजेंसीज आपका हेल्प करता है, एक एंटरप्रेन्योर का हेल्प करता है, एक एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करता है, इनकरेज करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन, ठीक है। तो पब्लिक में गवर्नमेंट और प्राइवेट में प्राइवेट एजेंसीज, ठीक है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। द स्टिमुलेशन दैट इंक्लूड्स ऑल प्राइवेट एजेंसीज और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन फॉर्म टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज कॉल्ड प्राइवेट स्टिमुलेशन, सिंपल, ठीक है। तो पब्लिक और प्राइवेट का डेफिनेशन आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखोगे, चैट बॉक्स में लिखोगे। एक जन पब्लिक का लिखो, एक जन प्राइवेट का लिखो, एक जन पब्लिक का लिखो, एक जन प्राइवेट का लिखो, इस तरह से लिखो। कोई एक डेफिनेशन हर कोई लिखेगा चैट बॉक्स में, बताइए। अब हम लोग ना नेक्स्ट टॉपिक जाने वाले हैं, जिसका नाम है रोल ऑफ इंडस्ट्रीज। एक एंटरप्रेन्योर को मतलब कि बनाने में ना इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हाथ रहता है। दोस्तों, एक एंटरप्रेन्योर का लाइफ बनाने में एक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ रहता है। आज यही पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री का रोल क्या है एक एंटरप्रेन्योर को बनाने में, एक एंटरप्रेन्योर कैसे ग्रो कर सकता है इंडस्ट्री के मदद से, क्या रोल है इंडस्ट्रीज का, क्या करता है इंडस्ट्री। एग्जामिनेशन में आपको रोल ऑफ इंडस्ट्री भी लिखने के लिए बोल सकता है, एग्जामिनेशन में आपको यह भी बोल सकता है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन। इन दोनों का आंसर सेम होगा, या एग्जामिनेशन में आपको EIA भी बोल सकता है, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपको बोल सकता है रोल ऑफ EIA, फिर भी आंसर सेम होगा। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन बोलेगा, फिर भी आंसर सेम होगा। एंड रोल ऑफ इंडस्ट्रीज अगर बोला ना, फिर भी आंसर सेम होगा मेरे दोस्त। क्लियर है, क्लियर है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला रोल इंडस्ट्री का, मार्केट अपॉर्चुनिटीज। इंडस्ट्रीज के वजह से एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होता है एंटरप्रेन्योर को। इंडस्ट्री एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एंटरप्रेन्योर को कि वो मार्केट नीड्स को आइडेंटिफाई करता है। इंडस्ट्रीज जो है ना, वो मार्केट नीड्स को सेटिस्फाई करता है, आइडेंटिफाई करता है कि मार्केट में क्या नीड्स है, क्या नीड्स नहीं है, कौन सा बिजनेस एंटरप्रेन्योर को करना चाहिए, कौन सा बिजनेस एंटरप्रेन्योर को नहीं करना चाहिए। एक इंडस्ट्री एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके देता है कि भाई ले, ये अपॉर्चुनिटी में बिजनेस कर ले। तो मार्केट अपॉर्चुनिटी का मतलब है इंडस्ट्री के वजह से एक एंटरप्रेन्योर को यह पता चलता है कि किस चीज का नीड्स है, क्या चीज हमें बनाना चाहिए और किस चीज का धंधा हमें करना चाहिए आज के दिन में, और क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज है, इसके बारे में एक एंटरप्रेन्योर को पता चलता है मार्केट अपॉर्चुनिटीज की वजह से, एक इंडस्ट्री की वजह से। क्लियर है। इसके बाद इंडस्ट्रीज जो है ना, इंडस्ट्रीज एक एंटरप्रेन्योर को सप्लायर दे देता है, एक पार्टनर खोज के दे देता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एंटरप्रेन्योर्स विद एक्सेस टू सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, पार्टनर्स। तो इंडस्ट्रीज जो है ना, ये एक एंटरप्रेन्योर को सप्लायर या तो डिस्ट्रीब्यूटर या तो पार्टनर्स खोज के दे देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। तो ये दो तो हो गया। इसके बाद नॉलेज ट्रांसफर। इंडस्ट्रीज के वजह से एक एंटरप्रेन्योर को बहुत अच्छे नॉलेज मिलते हैं, बहुत अच्छे एक्सपर्टीज मिलते हैं। शार्क टैंक अगर आप देखते होंगे तो ये तो वो क्या बोलते हैं कि इस चीज में मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट। नमिता थापर हमेशा बोलती रहती है इस चीज में हमारा एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब नॉलेज ट्रांसफर। नॉलेज ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया कि एक एंटरप्रेन्योर को ना इंडस्ट्री से एक्सपर्टीज मिल पाती है, यानी कि टेक्नोलॉजी का आइडिया मिल पाता है। सिंपल सा बात है, एक एंटरप्रेन्योर एक इंडस्ट्री से एक्सपर्टीज ले सकता है, टेक्नोलॉजी का आइडिया ले सकता है, बहुत सारा नॉलेज ले सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम नॉलेज ट्रांसफर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद देखिए कस्टमर बेस। कस्टमर बेस यानी कि एक इंडस्ट्री एक कस्टमर बेस तैयार करके दे देता है। एक इंडस्ट्री कस्टमर बेस तैयार करके देता है कि लो एंटरप्रेन्योर्स, मैं तुम्हारे लिए रेडी कर दिया कस्टमर बेस, अब तुम बेचो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज। लो एंटरप्रेन्योर्स, मैं तुम्हारे लिए अपने कंज्यूमर्स रेडी कर दिया, अब तुम बेचो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज। कभी कभी एंटरप्रेन्योर्स को इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है मतलब कि इंडस्ट्रीज की वजह से कभी कभी फिनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, कभी कभी पैसे, मेंटरशिप, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल पाता है एक एंटरप्रेन्योर को, ठीक है। और कभी कभी एक इनोवेटिव इकोसिस्टम भी मिल पाता है जहां पे एंटरप्रेन्योर खुलेआम इनोवेट कर रहा है। वो एक वातावरण मिल पाता है, वो एक पर्यावरण मिल पाता है जहां पे एक एंटरप्रेन्योर आराम से अपना इनोवेशन कर पाएगा। और इंडस्ट्रीज की वजह से जॉब क्रिएशन भी होती है। इंडस्ट्रीज की वजह से क्या होती है? जॉब क्रिएशन भी होती है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, रोजगार अब मतलब कि बढ़ती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज क्या करती है? इंडस्ट्रीज जॉब क्रिएशन भी देती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, सब कुछ, रोजगार भी होता है, ग्रोथ भी होता है। तो ये था पूरा का पूरा रोल ऑफ इंडस्ट्रीज। एक एक करके बताओ, एक एक करके पॉइंट्स बताओ, एक एक करके पॉइंट्स बताओ, याद करो रोल ऑफ इंडस्ट्रीज क्या क्या है, बताओ। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बताओ, जल्दी बताओ। चैट बॉक्स में प्लीज आप लोग हर जन पार्टिसिपेट कीजिए, हर एक जन चैट बॉक्स में आप पार्टिसिपेट कीजिएगा तो आपको लर्न हो जाएगा, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट्स। भैया इंडस्ट्रियल स्टेट्स किसको बोलते हैं? इंडस्ट्रियल स्टेट्स माने वो एक एरिया, वो एक जोन जहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऑलरेडी हैं, जहां पे एक नए नए यंग सा, चार्मिंग सा, ब्यूटीफुल सा एक एंटरप्रेन्योर जाएगा तो उसे कोई असुविधा नहीं होने वाला है। इंडस्ट्रियल स्टेट्स मतलब वो एक एरिया, वो एक जोन जहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर जब वहां पे इंडस्ट्री खोलता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। जैसे सुपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स में क्या मिलता है आपको? बहुत सारी दुकानें हैं, तो कोई एक नया शॉपकीपर अगर जाता है वहां पे तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से जाके वो बेच पाता है, आराम से उसको सारे के सारे फैसिलिटीज मिल पाती है। तो उसी तरह एक इंडस्ट्रियल स्टेट होता है। इंडस्ट्रियल स्टेट्स मतलब क्या? कि वो एक एरिया, वो एक जोन जहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज अवेलेबल है ऑलरेडी, जहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज अवेलेबल है ऑलरेडी, जो एक रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके देती है किसको? एंटरप्रेन्योर को। बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करके देती है किसको? एंटरप्रेन्योर को, जिससे वो एक सपोर्टिव इकोसिस्टम में आराम से काम कर पाए, जिससे उसको अकेला ना फील हो, जिससे लगे हाँ ये काम तो सब कोई कर रहा है। माहौल, माहौल, ठीक है, जिससे उसे माहौल का पता चले कि हाँ यहां तो पूरा माहौल है भाई, हर जन यहां यही काम कर रहा है, हम भी यहां पे यही काम करेंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल स्टेट्स मतलब समझ जाइए, इंडस्ट्रियल स्टेट्स आर एरियाज और जोन्स वेयर मल्टीपल इंडस्ट्रीज बिजनेसेस ऑपरेट। जहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं, वो जगह को बोलते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट्स। वो जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल स्टेट्स, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स दीज स्टेट्स प्रोवाइड रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये स्टेट्स की वजह से आप रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, शेयर्ड फैकल्टीज एंड सपोर्टिव इकोसिस्टम। बस बात खत्म। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट्स। अब बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब क्या बात करेंगे? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब बात करेंगे एसएचजी के बारे में, ठीक है। एसएचजी के बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं, आइए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक नाम से ही आपको पता लग गया होगा, जो खुद के हेल्प करने के लिए अपना ही एक पर्सनल ग्रुप बनाते हैं, उसी को बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। फोटो दिखाते हैं हम, देखिए। जैसे लिज्जत पापड़ का कभी कभी नाम सुने होंगे आप लोग। जैसे आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कभी ना कभी सुने होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां पे मतलब कि जो बेसहारा रहते हैं, जो पुअर रहते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड रहते हैं, जिनके पास उतने पैसे नहीं रहते हैं कि वो खुद से बिजनेस स्टार्ट कर पाए, जिनको
आइडिया नहीं रहता है कि कहां से फंडिंग लेंगे। जिनका लोन बैंक ठुकरा देता है वही लोग एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। इस ग्रुप का नाम होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। आपस में एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, आपस में एक एसोसिएशन क्रिएट कर लेते हैं, इनफॉर्मल एसोसिएशन, और वो ग्रुप कलेक्टिवली मिलके ना सपोर्ट मांगता है गवर्नमेंट से कि भाई हमें सपोर्ट करो, हम भी एंटरप्रेन्योर हैं, हमें आप सपोर्ट करो, हमारे लिए कुछ करो। तो उसे आप क्या बोलोगे? सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल who come together to find ways to improve their living condition। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है जो साथ में आते हैं कि अपना अपना लिविंग कंडीशंस को सुधार पाए, कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर ले, यहां से कुछ ना कुछ कमाई हो जाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मोटिव यही रहता है कि हर इंसान का कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा करके कमाई हो जाए, क्योंकि हमें तो कोई फंडिंग नहीं मिल रही है कहीं से, हमें तो कोई फंडिंग नहीं मिल रही है कहीं से, सिंपल सा बात है। इसीलिए दे आर जनरली सेल्फ गवर्नड, पीयर कंट्रोल्ड। इसका मतलब है वो खुद ही कंट्रोल करते हैं हर कुछ, वो खुद ही खुद को गवर्न करते हैं, उनको चलाने वाला वो खुद है। सेल्फ हेल्प ग्रुप खुद पे डिपेंडेंट रहते हैं, ये आत्मनिर्भर रहते हैं दोस्तों, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। और इनका हेल्प गवर्नमेंट भी करता है। ये एक एनजीओ की तरह है, एनजीओ की तरह, नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट, ठीक है। पीपल ऑफ सिमिलर इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड एसोसिएट जनरली विद द हेल्प ऑफ एनी एनजीओ और गवर्नमेंट एजेंसी। यानी कोई एनजीओ या तो कोई गवर्नमेंट एजेंसी के तहत से मदद से जो सेम टाइप के आदमी है ना, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में आते हैं और अपने लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव करते हैं। इनका हेल्प करता है गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगते हैं कि भाई हमें सपोर्ट करो, हमें भी इनकम कमाना है, हमें भी अर्निंग करना है, हमें सपोर्ट करो। क्लियर है? तो आप इसका 2 मार्क्स के लिए तो लिख ही दोगे आराम से। सेल्फ हेल्प ग्रुप को आप 2 मार्क्स के लिए आराम से लिख ही दोगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं रोल्स और फंक्शंस ऑफ एसएचजी। सेल्फ हेल्प ग्रुप का रोल क्या है, फंक्शन क्या है, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे अब, ठीक है। उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए, सबसे पहला रोल एसएचजी का, सबसे पहला रोल देखिए, दे ट्राई टू बिल्ड द फंक्शनल कैपेसिटी टू पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो पुअर और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे वो लोग कुछ इनकम जनरेट कर पाए, वो लोग कुछ कमा पाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप मसीहा है गरीबों का। वो बहुत सारे पुअर उधर एसोसिएट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, जमावड़ा करते हैं, और ये लोग आपस में ये एम करते हैं कि सबको कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो। इसके बाद दे ऑफर कोलैटरल फ्री लोन्स टू द सेक्शंस ऑफ पीपल। ये लोग लोन ऑफर करते हैं, ये लोग ना लोन ऑफर करते हैं कोलैटरल फ्री। किसी को कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, किसी को कंगन, किसी को चूड़ी, किसी को घर, कुछ भी गिरवी रखना नहीं पड़ेगा। कोलैटरल फ्री लेके जाओ, जब काम खत्म हो जाए तुम्हारा लौटा दो। एक टर्म दिया जाता है यहां पे, 1 साल में लोन लौटा दो या 6 महीना में लोन लौटा दो। आप अभी पैसे लेके जाओ, कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगेगी, कोई भी गिरवी, कुछ भी गिरवी यहां पे नहीं देना पड़ेगा, और आप ये पैसे को लौटा देना, सिंपल। ये सब कौन करता है? ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप करता है। बिल्कुल इसी तरह से एक ग्रुप रहता है। देखिए इसी तरह से ग्रुप रहता है, ठीक है, जहां पे सेम टाइप के लोग ही रहते हैं सब। इसके बाद दे ऑल्सो रिजॉल्व, ये मतलब कि कन्फ्लिक्ट विया म्यूचुअल डिस्कशन एंड कलेक्टिव लीडरशिप। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो रहते हैं ना, वो झगड़े भी सुलझाते हैं। मान लो किसी ना किसी के बीच में झगड़ा हो गया, मान लो ये एक बूढ़ी अम्मा है, इसके बीच में और इसके बीच में झगड़ा हो गया, एकदम झुट्टा हो गया, पकड़ के नोच दिया। इस तरीके का अगर झगड़ा वगैरह हो गया, मान लो औरत है, लेडीज लोग के बीच में तो झगड़ा होता ही है ना बाबा। मान लो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया, भयंकर वाला झगड़ा हो गया, तो ये सॉल्व कौन करेगा? सॉल्व भी एसएचजी ही करेगा, ठीक है। अब दोनों को बिठाएगा, ए सुनो, शांत रहो, एक दूसरे को सॉरी बोलो, म्यूचुअल डिस्कशन कराएगा, और अपने कलेक्टिव लीडरशिप के वजह से इन सब का कन्फ्लिक्ट सॉल्व कराएगा, ठीक है। इसके बाद दे एक्ट एज गो थ्रू फॉर द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम टू रीच द पुअर
स्पेशली इन रूरल एरियाज, स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो ये क्या करता है, ये फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम बनाने का कोशिश करते हैं कि हर एक गरीब के पास एक फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज रहे, और वो बैंकिंग सर्विसेज मतलब एसएचजी प्रोवाइड करती है, लोन्स देती है, सिंपल सी बात है। एंड यहाँ पे दे ऑल्सो इनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग अमॉन्ग द पुअर, दे ऑल्सो इनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग अमॉन्ग द पुअर, यानी पुअर लोगों के बीच एक हैबिट पैदा कर देते हैं कि भाई सेव करो, अपना पैसा को सेल्फ हेल्प ग्रुप में सेव करो और इंटरेस्ट लेके जाओ और कुछ इनकम मतलब कि जनरेट करो। सिंपल, ये मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह है, ये ना कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज आप लोग अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक एक रोल आप लोग लिखो चैट बॉक्स में, सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक एक रोल आप लोग चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में एक एक रोल आप लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप का लिखो। लिखो लिखो लिखो, फटाफट लिखो, मैं देख रहा हूं। चैट बॉक्स में सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक एक रोल करके लिखिए, जल्दी लिखिए। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस इंक्यूबेटर्स। बिजनेस इंक्यूबेटर्स, मैं एक एग्जांपल आपको दिया था मुकेश अंबानी का, वापस दे रहा हूं। मान लो मुकेश अंबानी है, ठीक है, वो एक एंटरप्रेन्योर को कुछ इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तुझे फंडिंग प्रोवाइड करूंगा, मैं तुझे मेंटरिंग प्रोवाइड करूंगा, मैं तुझे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। मुकेश अंबानी बोल रहा है, ठीक है, मुकेश अंबानी एक एंटरप्रेन्योर को बोल रहा है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं और मैं तुझे फंडिंग, मेंटरिंग, मतलब कि नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, पैसा, कुछ भी लगेगा मेरे से मांग लो, मेरे से मांग लो। उसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर्स। बिजनेस इंक्यूबेटर्स वो होते हैं कि अगर एक बड़ा सा कंपनी एक छोटे से एंटरप्रेन्योर कंपनी को सपोर्ट कर रहा है, एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर को अगर सपोर्ट कर रहा है उसके बिजनेस को उठाने में, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर्स। क्या समझे? बिजनेस इंक्यूबेटर्स आर ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्राम डिजाइन टू सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप कंपनीज। सिंपल, they provide entrepreneurs with resources such as office space, mentoring या तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सेस टू फंडिंग। यानी बिजनेस मतलब कि इंक्यूबेटर्स क्या क्या करता है, ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करता है, मेंटरिंग प्रोवाइड करता है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। ओके, जब तक तुम्हारा बिजनेस स्टैब्लिश ना हो जाए तब तक ये तुमको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये तब तक तुमको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में अर्ली स्टेजेस में ना बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, अर्ली स्टेजेस में उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस इंक्यूबेटर्स। तो बिजनेस इंक्यूबेटर्स आर ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोग्राम्स टू सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द स्टार्टअप कंपनी। सिंपल, एक स्टार्टअप कंपनी को सपोर्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए, जिससे वो ग्रोथ कर पाए, उसको ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करता है, उसको मेंटरिंग प्रोवाइड करता है, उसको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। वो कौन है? वो है बिजनेस इंक्यूबेटर्स। अब आगे पढ़ते हैं, रोल ऑफ बिजनेस इंक्यूबेटर्स। बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या करता है, बिजनेस इंक्यूबेटर्स का रोल क्या है? अगर आपको फंक्शंस भी पूछ लिया जाए तो बात एक ही है, रोल और फंक्शंस मतलब एक ही होता है। बिजनेस इंक्यूबेटर्स का फंक्शन क्या है या बिजनेस इंक्यूबेटर का रोल क्या है? सबसे पहले बिजनेस इंक्यूबेटर क्या करता है? क्रिएटिंग जॉब एंड वेल्थ फॉर द नेशन। बिजनेस इंक्यूबेटर्स के वजह से जॉब्स क्रिएट होते हैं, वेल्थ क्रिएट होते हैं। इसके बाद फोस्टरिंग कंडीशंस, फोस्टरिंग कंट्रीज एंटरप्रेन्योर क्लाइमेट, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा कौन देता है? एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है बिजनेस इंक्यूबेटर्स। एंटरप्रेन्योर लोगों को एनकरेजमेंट कौन प्रोवाइड करता है? बिजनेस इंक्यूबेटर्स। इसके बाद इंप्रूवमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड इट कमर्शलाइजेशन। अपना मतलब कि टेक्नोलॉजी को ना वो मतलब कि कमर्शलाइज करता है,
अपना टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करता है। कौन? एक बिजनेस इंक्यूबेटर्स। क्लियर है? इसके बाद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज विद इन द कंट्री, मतलब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को मतलब कि ये करता है। इसके बाद बिल्डिंग और एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, यानी ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है, ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है, जिससे लोकल लोकल जो इंडस्ट्रीज है वो भी ग्रो कर पाए। ग्रोथ को इंश्योर करता है कि हर एक इंडस्ट्री ग्रो कर पाए। इसके बाद न्यू बिजनेस क्रिएशन एंड रिटेंशन, हर एक नया बिजनेस क्रिएट हो पाए, रिटेंशन हो पाए, मतलब कि नए नए बिजनेस को यहां पे सपोर्ट करता है। इनकरेजिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को भी इनकरेज करता है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को भी इनकरेज करता है। बिजनेस इंक्यूबेटर जो होता है ना, वो वुमेन एंटरप्रेन्योर को भी सपोर्ट करता है। एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल स्पिन इन और स्पिन आउट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सिंपल, ये सब पॉइंट्स आप याद करके रख लेना, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। यस, अब पढ़ेंगे एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर्स, कोई कोई इन्वेस्टर हमारे लाइफ में एंजल बन के आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। जैसे आप शार्क टैंक देखते होंगे, उसमें ना कोई कोई इन्वेस्टर ना, कोई कोई इन्वेस्टर्स 20% या 30% का डिमांड करते हैं, और उनके बदले में वो बोलते हैं कि मैं तुमको पूरा का पूरा मेंटरशिप दूंगा, एडवाइस दूंगा, और मैं तुम्हें कनेक्शंस बना के दूंगा, मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट्स दूंगा। यही काम होता है एंजल इन्वेस्टर्स का। एंजल इन्वेस्टर्स क्या करता है? एंजल इन्वेस्टर फाइनेंशियल बैकिंग प्रोवाइड करता है। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें मेंटरशिप दूंगा, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा, मैं तुम्हें इंडस्ट्री के कनेक्शंस के बारे में बताऊंगा, मैं तुम्हें मतलब कि नेटवर्किंग के बारे में बताऊंगा, मैं तुम्हें लोगों के कॉन्टैक्ट्स दूंगा। तो एंजल इन्वेस्टर्स का यही काम होता है। एंड एंजल इन्वेस्टर्स इज समवन हु प्रोवाइड्स फाइनेंशियल बैकिंग टू स्टार्टअप्स। जो नए नए बिजनेस रहते हैं, जो स्मॉल स्मॉल बिजनेस रहते हैं, अगर उन पे एंजल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया ना, तो भाई बहुत मजे आ जाएंगे उनको। एंजल इन्वेस्टर का मतलब मान लो एग्जांपल है लेंसकार्ट, पोर्ट, ये सब बड़े बड़े जो शार्क्स हैं, ये सब बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, ये लोग अगर एक छोटे बिजनेसमैन को सपोर्ट कर देते हैं ना, उनको उनके स्टेक के बदले में कुछ पैसे दे देते हैं ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एंजल इन्वेस्टर। उनको हम क्या बोलते हैं? एंजल इन्वेस्टर। क्लियर है? तो एन एंजल इन्वेस्टर इज समवन हु प्रोवाइड्स फाइनेंशियल बैकिंग टू स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस, typically in exchange of ownership equity in the company. These investors are often individuals with high net worth who offer not only capital but also mentorship advice. एंजल इन्वेस्टर्स मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता है, एडवाइस भी प्रोवाइड करता है, सब कुछ। अब आइए आप इसका रोल पढ़ते हैं फटाफट से। सबसे पहले एंजल इन्वेस्टर्स क्या करता है? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो पैसे कौन लाके देगा? एंजल इन्वेस्टर। इसके बाद ऑफरिंग एक्सपर्टीज एंड मेंटरशिप, एक्सपर्टीज और मेंटरशिप एंजल इन्वेस्टर ही प्रोवाइड करके देता है। सब कुछ शार्क टैंक में आप लोग देखते होंगे, शार्क टैंक में आपको एक्सपर्टीज भी देखने को मिलता होगा, मेंटरशिप भी देखने को मिलता होगा। बहुत बड़े बड़े शार्क बोलते हैं मैं तुम्हें एक्सपर्टीज दे सकता हूं, मैं तुम्हें मेंटरशिप दे सकता हूं। क्लियर है? इसके बाद नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आपके कंपनी पे एंजल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया तो उनके जो कॉन्टैक्ट्स है वो आपको मिल जाएंगे। सिंपल सा बात है, बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स आपके आ सकते हैं। ओके, इसके बाद रिस्क टेकिंग एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट, आप रिस्क ले पाओगे, आप रिस्क ले पाओगे। तो एंजल इन्वेस्टर क्या करते हैं? रिस्क लेते हैं और कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। इसके बाद लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भी देते हैं। सिंपल सा बात है, एक एंजल इन्वेस्टर्स, एक एंजल इन्वेस्टर एक एंटरप्रेन्योर के साथ बहुत लंबे समय तक पार्टनर रहते हैं, बहुत लंबे समय तक पार्टनर रहते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। प्लीज आप लोग अभी चैट बॉक्स में बताओ एंजल इन्वेस्टर का डेफिनेशन, एंजल इन्वेस्टर का डेफिनेशन आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ एंजल इन्वेस्टर का डेफिनेशन चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ आप लोग, क्या है एंजल इन्वेस्टर का डेफिनेशन? आइए अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं।
आई होप आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, हर एक जन पार्टिसिपेट अगर करेगा तभी तो बात बनेगा ना। बात करते हैं वेंचर कैपिटल का। वेंचर कैपिटल का इसके लिए मैं एक पिक्चर लेके आया हूं आपके लिए, देखिए। इसके लिए आपके लिए मैं फोटो लेके आया हूं दोस्तों, जरा देखिए, ध्यान दीजिए। एक बंदे का नाम था सैम। एक बंदे का नाम था सैम। सैम गया बैंक में। सैम को लोन चाहिए था और सैम गया बैंक में और सैम ने बोला कि भैया सुनो, हमको एंटरप्रेन्योरशिप करना है, हमको लोन दे दो। लेकिन बैंक ने कर दिया रिजेक्ट। बैंक ने कर दिया रिजेक्ट। बैंक ने सैम को लोन नहीं दिया। बैंक बोला चल हट, मैं किस किस को लोन देता फिरूं, तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, मुझे लोन नहीं देना है तुमको। ऑलरेडी हम लोग बहुत लोन दे चुके हैं, बैंक ने बोला। और बैंक ने उसका लोन कर दिया क्या, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। एक आंटी मे थी। इस आंटी का नाम था आंटी मे। इसका नाम था मे, आंटी मे। इसके पास बहुत पैसा था। इसके पास इतना पैसा था, इतना पैसा था कि क्या बोलूं। इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा सैम। सुनो सैम, मैं तुम्हारे एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया में, मैं तुम्हारे कंपनी में मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे 50% चाहिए। मुझे 50% स्टेक चाहिए। मैं पूरा का पूरा पैसा लगाने के लिए तैयार हूं। या आंटी बोली सैम को, मैं पूरा का पूरा पैसा लगा दूंगी, लेकिन मैं 50% लूंगी। तो ये जो आंटी है ना, ये आंटी बन गई वेंचर कैपिटलिस्ट। हाँ, ये आंटी क्या बन गई, ये आंटी बन गई वेंचर कैपिटलिस्ट। और सैम बन गया क्या, सैम क्या बन गया, सैम कुछ नहीं बना, सिंपल सा बात है। आंटी बन गई वेंचर कैपिटलिस्ट। और ये जो पैसा दिया ना, ये पैसा को हम लोग बोलेंगे वेंचर कैपिटल। ठीक है। आंटी ने जो इसको पैसे दिए, आंटी ने जो सैम को पैसे दिए, तो वो बन गई वेंचर कैपिटलिस्ट। और ये जो पैसे दिए, उस पैसे को बोलेंगे वेंचर कैपिटल। उस पैसे को मैं क्या बोलूंगा, वेंचर कैपिटल। आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। वेंचर कैपिटल रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट फंड प्रोवाइडेड टू स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेस विद वेरी हाई ग्रोथ पोटेंशियल। वेंचर कैपिटल का मतलब है कि कोई आपके ऊपर हाई रिस्क ले रहा है। कोई एक बंदा आपके ऊपर हाई रिस्क ले रहा है और वो अपने पैसे आपको दे रहा है कि भाई ले, मैं तेरे बिजनेस पर लगाता हूं, मैं तेरे बिजनेस पर मैं अपने पैसे लगाता हूं, लेकिन मुझे चाहिए 50% का स्टेक। वो ज्यादा स्टेक मांगता है। वो ज्यादा स्टेक मांगता है बिकॉज वो ज्यादा रिस्क भी तो ले रहा है ना। आपको बैंक ने लोन नहीं दिया, आपको रिश्तेदार ने पैसे नहीं दिए, कोई एक अनजान आके आपको वेंचर कैपिटल दे रहा है। इज्जत करो भाई, इज्जत करो उसकी। इसीलिए वो ज्यादा स्टेक भी लेगा। वो सोचता है कि मुझे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। सिंपल सा बात है। ये आंटी बोली कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत रिच हूं, बहुत रिच, लेकिन मैं तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट इसी शर्त पर करूंगी जब तुम मुझे इस कंपनी का 50% ओनरशिप दे दोगे। मुझे 50% स्टेक चाहिए ये कंपनी का। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेंचर कैपिटल। सिंपल। तो वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब कि टिपिकली टेक इक्विटी स्टेक्स इन द कंपनीज दे इन्वेस्ट एंड ऑफन प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस। ठीक है। आइए अभी आगे पढ़ते हैं। अभी पढ़ते हैं रोल्स ऑफ वेंचर कैपिटल। रोल ऑफ वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का क्या क्या रोल है। सबसे पहले फंडिंग प्रोवाइड करता है। वेंचर कैपिटल के हेल्प से आप फंडिंग ले सकते हो, सिंपल सा बात है। पैसा देता है, पैसा। इसके बाद ग्रोथ के लिए आपको सपोर्ट करता है। सिर्फ मनी ही मैटर नहीं करता, आपको वो बैकिंग देता है। हो सकता है वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो आपको गाइडेंस देगा, वो आपको मेंटरशिप देगा, वो आपको इंडस्ट्रीज एक्सपर्टीज के बारे में बताएगा। सिर्फ पैसा ही सब कुछ मैटर नहीं करता है। हो सकता है उसको एक्सपीरियंस हो, आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगा, मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेगा, इंडस्ट्री एक्सपर्टीज के बारे में भी बताएगा। इसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट जो है ना, वो रिस्क लेता है। किसके लिए रिस्क लेता है, आपके लिए रिस्क लेता है। वो हायर रिस्क लेता है। बैंक ने आपका लोन ठुकरा दिया, लेकिन वो आपको लोन दिया। तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करता है, रिस्क लेता है, हायर रिस्क लेता है।
वेंचर कैपिटलिस्ट जो होता है वो इनोवेशन करता है, फ्यूलिंग इनोवेशन, ठीक है। इसके बाद वो नेटवर्किंग पे ध्यान देता है, वो अपने कॉन्टैक्ट्स बताता है। वेंचर कैपिटलिस्ट का भी तो कोई कॉन्टैक्ट्स हो सकता है ना। मान लीजिए ये आंटी का बहुत सारा कॉन्टैक्ट है, वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट आपको दे दिया, बड़े बड़े लोग के साथ उनका उठना बैठना है, सबका कॉन्टैक्ट आपको दे दिया गया, आपके कस्टमर तो वो भी बन गए, बस बात खत्म। एक्सपर्टीज, गाइडेंस, मेंटरशिप सब कुछ प्रोवाइड करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, यानी कि ये हायर रिस्क लेते हैं, सिंपल। एंड ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में इनका बहुत बड़ा हाथ है, सिंपल। तो ये सब क्या है, ये सब रोल्स है, ये सब वेंचर कैपिटलिस्ट के एक रोल है, ठीक है, वेंचर कैपिटल का रोल है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइवेट इक्विटी फंड, और यही है लास्ट। प्राइवेट इक्विटी फंड के बाद ही हमारा पूरा का पूरा चैप्टर हो जाता है खत्म। इसके बाद यूनिट 4 जाएंगे, ठीक है। तो प्राइवेट इक्विटी फंड मतलब देखिए, प्राइवेट इक्विटी फंड मतलब हो गया चंदा, सिंपल सा बात समझिए, चंदा। जैसे आप बहुत सारे पूजास में आप पार्टिसिपेट करते हो, आपके मोहल्ले में होते होंगे दुर्गा पूजा, आपके मोहल्ले में होते होंगे काली पूजा, आप छोटे छोटे चंदा इकट्ठे करते हो ना, सबसे सबसे आप चंदा इकट्ठे करते हो ना, 10-20 रुपए करके, 100 रुपए करके या 200 रुपए करके, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड। तो प्राइवेट इक्विटी फंड एक पूल ऑफ कैपिटल रेज्ड फॉर इन्वेस्टर्स है, यानी आप इन्वेस्टर से थोड़े थोड़े करके पैसे इकट्ठे कर रहे हो। मान लो कि हजार रुपए करके आप, हजार रुपए करके आप सारे के सारे इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठे कर रहे हो, और उसी पैसे को अपने कंपनी में लगा रहे हो। सबसे पहले आप छोटे छोटे रकम इकट्ठे कर रहे हो और उसी पैसे को आप अपनी कंपनी में लगा रहे हो, आप अपने बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हो और उनको रिटर्न दे रहे हो, सिंपल। तो प्राइवेट इक्विटी फंड क्या होता है, देखिए जरा। द प्राइवेट इक्विटी फंड इज ए पूल ऑफ कैपिटल रेज्ड फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मैं छोटे छोटे अमाउंट सबसे ले रहा हूं, भाई तू भी दे, 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 और सबका पैसा इकट्ठा करके आपने अपना एंटरप्रेन्योरशिप किया और उनको बाद में जाके रिटर्न दे दिया, सिंपल। प्रॉफिट का हिस्सेदार तो वो भी रहेंगे ना, बाद में जाके कुछ रिटर्न दे दिया। इसको ही बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड, और इसको मैनेज कौन करता है, प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, यानी एमबीए वगैरह जो रहते हैं ना, वो मैनेज करते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड्स को, ठीक है। प्राइवेट इक्विटी फंड को एमबीए वगैरह मैनेज करते हैं, और ये फंड से ना बिजनेस किया जाता है। बिजनेस करके जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बांट दिया जाएगा, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो हमारा भी हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो प्राइवेट इक्विटी फंड के बारे में, क्या बोल सकते हो, प्राइवेट इक्विटी फंड इज ए पूल ऑफ कैपिटल रेज फ्रॉम इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर से मैं कुछ कैपिटल रेज किया टू इन्वेस्ट इन ए प्राइवेट कंपनी। दीज फंड्स आर मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हु सीक्स एंड एक्वायर इक्विटी ओनरशिप इन कंपनीज, बस बात खत्म, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब रोल्स पढ़ते हैं। रोल ऑफ प्राइवेट इक्विटी फंड, रोल ऑफ प्राइवेट इक्विटी फंड, ये कैपिटल इंजेक्शन प्रोवाइड करता है। प्राइवेट इक्विटी फंड प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कंपनी। प्राइवेट इक्विटी फंड के वजह से पैसा आता है, क्या आता है, पैसा, क्या आता है, पैसा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलता है आपको, एक्सपांड ऑपरेशंस मिलता है आपको, एक्सपांडिंग का ऑपरेशन मिलता है, आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो, आप स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले सकते हो प्राइवेट इक्विटी फंड्स की वजह से। क्लियर है कि नहीं? तो प्राइवेट इक्विटी फंड आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देता है, एक्सपांड कर सकते हो, स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले सकते हो, पैसा देता है सबसे मेन। इसके बाद ऑपरेशनल इन्वॉल्वमेंट, आपको डे टू डे कुछ करना है, आपको डे टू डे ऑपरेशनल इन्वॉल्वमेंट कुछ करना है तो आप कर सकते हो ना, सिंपल सा बात है। प्राइवेट इक्विटी फर्म एक्टिवली एंगेज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो कंपनीज। मैनेजमेंट में ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ये लोग डे टू डे मैनेजमेंट में ये लोग मतलब कि इन्वॉल्व रहते हैं कि कुछ भी अगर चेंज करना है, कुछ भी अगर ऑपरेशनल चेंज करना है तो प्राइवेट इक्विटी फंड्स के द्वारा चेंज किया जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अप्रोच, सिंपल सा बात है, अगर कोई एसआईपी आज स्टार्ट किया है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट आज स्टार्ट किया है, वो यही एम करेगा ना भाई 5 साल 10 साल के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करवाता है प्राइवेट इक्विटी फंड्स। प्राइवेट इक्विटी फंड्स की वजह से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर पाते हो।
वैल्यू क्रिएशन, ये एक वैल्यू बना देता है by leveraging their expertise, network, resources. Private equity fund aim to create value of both मतलब कि इन्वेस्टर एंड पोर्टफोलियो कंपनीज, कंपनी का भी वैल्यू बनाता है और इन्वेस्टर का भी मतलब कि वैल्यू बनाता है। प्राइवेट इक्विटी फंड्स की वजह से कंपनी का भी वैल्यू बढ़ता है और इन्वेस्टर का भी वैल्यू बढ़ता है। क्लियर है? ओके। एंड रिस्क मिटिगेशन, बहुत कम से कम यहां पे रिस्क आपको झेलने पड़ते हैं। तो प्राइवेट इक्विटी फंड ऑफन इन्वेस्ट इन कंपनी विद ग्रोथ पोटेंशियल बट मे फेस फाइनेंशियल चैलेंजेस। कम से कम रिस्क है, बहुत कम से कम रिस्क है, ज्यादा रिस्क नहीं है। प्राइवेट इक्विटी फंड्स उसी जगह पे लोग लगाते हैं जहां पे बहुत सेफ है हमारा पैसा। वो एक एंटरप्रेन्योर का कैलिबर देखा जाता है कि क्या इसके कंपनी में दम है, अगर दम है तो पैसा लगाओ। इसीलिए इसका रिस्क जो है ना बहुत ज्यादा कम है, रिस्क ज्यादा नहीं है इसमें। तो ये क्या थे? ये पूरे के पूरे रोल्स थे। किसके रोल्स थे? प्राइवेट इक्विटी फंड्स के रोल्स थे। प्राइवेट इक्विटी फंड्स के रोल्स थे। अब आइए अब पढ़ते हैं सीड कैपिटल क्या होता है। सीड कैपिटल, जो कैपिटल आपको स्टार्टिंग में लगता है, जो कैपिटल आपको जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव घर से जो पैसे लेके आते हो अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीड कैपिटल। आप अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए घर से, फैमिली से, रिलेटिव से जो पैसे मांग के लाते हो, फ्रेंड से जो पैसे मांग के लाते हो, उसे बोलते हैं हम लोग सीड कैपिटल। ठीक है? तो सबसे पहला चरण में जो आप बिजनेस को स्टैब्लिश करते हो, उसमें ना आपके फैमिली, फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं आपको, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीड कैपिटल। सीड कैपिटल रेफर्स टू द इनिशियल फंडिंग प्रोवाइडेड टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको जो इनिशियल फंडिंग चाहिए होती है, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, उसको आप क्या बोलोगे? सीड कैपिटल। सीड कैपिटल। आपको अपना बिजनेस को लॉन्च करने के लिए जो कैपिटल चाहिए होती है, उसको आप क्या बोलते हो? सीड कैपिटल। अब लास्ट बढ़ते हैं इस चैप्टर का। ये चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 4। यस, आज यूनिट नंबर 4 करके भी जाएंगे। नो एक्सक्यूजेस, नो एक्सक्यूजेस। क्राउड फंडिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे क्राउड फंडिंग किसको बोलते हैं। तो क्राउड फंडिंग एक मेथड होता है जिससे आप रेस करते हो फंड। जैसे वो गोलमाल वाला फिल्म देखे हो, गोलमाल, गोलमाल वाला फिल्म देखे हो, वहां पे ना एक ऐसे बॉक्स रहता है और अरशद वारसी ना सबसे पैसे मांगता रहता है। 100 रुपए सब डाल। कॉलेज का कुछ रहता है उसमें, कॉलेज का कुछ भीड़ लगा हुआ रहता है, कॉलेज का फॉर्म सबमिशन का कुछ भीड़ लगा हुआ रहता है, और अरशद वारसी अचानक से आता है कि हमारे डीम को कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहा है, इस डब्बे में 100 की हरी पत्ती डाल, और जो नहीं डालता था उसको मारते थे। तो क्राउड फंडिंग मतलब वही होता है कि जितने भी जन है, जितने भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स हैं, उनसे फंडिंग रेज करो। छोटे छोटे अमाउंट में फंडिंग रेज करो। कोई मान लो कि 100 रुपया दे सकता है तो 100 रुपया, कोई यहाँ पे 200 ले सकता है तो 200, कोई यहाँ पे 300 दे सकता है तो 300। तो क्राउड फंडिंग एक मेथड है। क्राउड फंडिंग क्या है? एक मेथड है जिससे आप फंड्स को रेज कर सकते हो, जो अपना अपना स्मॉल कंट्रीब्यूशन देगा और फंड्स भी आराम से रेज हो जाते हैं। ठीक है? ये ट्रेडिशनल सोर्स है। मतलब कि अब लोग ना ट्रेडिशनल सोर्स पर बिलीव नहीं रखते हैं, जिससे सब मतलब कि बैंक्स में जाते थे, लोन्स मांगते थे, वो सब सोर्स पे आप बिलीव नहीं रखते हैं। अब क्राउड फंडिंग करते हैं। अब पब्लिक से पैसा मांगो, अब सीधा जनता से पैसा मांगो, अब सीधा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पैसा मांगो कि आज आप थोड़े थोड़े करके पैसा दो, कल हमारा एंटरप्रेन्योरशिप वाला बिजनेस जब चमक जाएगा तब हम आपका हेल्प करेंगे, हम आपको ये पैसे लौटा देंगे। बस बात खत्म। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हो गया है ओवर। चलिए अब हम लोग यूनिट नंबर 4 चलेंगे। ओके, यूनिट नंबर 4 चलेंगे। आ जाओ, चलो बैक। अभी हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आधा घंटा रुक जाओ, 25 मिनट रुक जाओ, हम लोग खत्म कर लेंगे ये चैप्टर। ठीक है? चैप्टर नंबर 4, यूनिट नंबर 4, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस। 25 मिनट रुक जाओ, 25-30 मिनट में खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। आ जाओ फटाफट से। देखो, सबसे पहले रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेस का मतलब वो होता है कि जो भी चीज
हमें हमारी गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे, उसे हम बोलते हैं रिसोर्स। जो भी चीज हमें हमारे गोल को अचीव कराने में मदद करे उसे हम बोलते हैं रिसोर्सेस। जैसे रिसोर्सेस फूड और वाटर भी हो सकता है, नॉलेज भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, सिंपल सा बात है। हमें हमारे गोल को अचीव कराने में जो भी चीज हेल्प करे, सपोर्ट करे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिसोर्सेस। एक एंटरप्रेन्योर को रिसोर्सेस का जरूरत पड़ती है। अगर वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता है तो उसे एक एंटरप्रेन्योर को रिसोर्सेस का जरूरत पड़ता है। जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, नॉलेज हो गया, टाइम हो गया। तो रिसोर्सेस भैया टेंजिबल भी हो सकता है एंड इनटेंजिबल भी हो सकता है। तो रिसोर्सेस का डेफिनेशन देखिए, रिसोर्सेस का डेफिनेशन देखिए जरा प्लीज। ए रिसोर्स इज एनीथिंग कैन बी यूज्ड टू फुलफिल ए नीड और अचीव ए गोल। इट कैन बी टेंजिबल लाइक फूड और वाटर, और इनटेंजिबल लाइक नॉलेज और टाइम। रिसोर्स टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। क्लियर है? ओके जी। अब बात करते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन का। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है एंड इट्स इंपॉर्टेंस। रिसोर्स मोबिलाइजेशन और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सब चीज के बारे में पढ़ते हैं। आइए 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 जी आइए। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन रेफर्स टू ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन सिक्योरिंग न्यू एंड एडिशनल रिसोर्सेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब होता है वो सारे के सारे एक्टिविटीज जिससे हम न्यू और एडिशनल रिसोर्सेस अपने ऑर्गेनाइजेशनल के लिए लाते हैं, उसको बोलते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का यह भी मतलब होता है कि आप रिसोर्सेस का बेहतर से बेहतर, मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज कर रहे हो। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स मेकिंग बेटर यूज ऑफ मैक्सिमाइजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेस आपके पास हैं वो रिसोर्सेस का आप बेस्ट से बेस्ट यूज कर रहे हो, बेहतर से बेहतर यूज कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन का एक मतलब तो यह होता है कि वो एक्टिविटी परफॉर्म करना, एक ऑर्गेनाइजेशन में वो एक्टिविटी परफॉर्म करना जो एक्टिविटी आपको न्यू एंड एडिशनल रिसोर्सेस लाने में हेल्प करे। रिसोर्स मोबिलाइजेशन रेफर्स टू ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन सिक्योरिंग न्यू एंड एडिशनल रिसोर्स। और रिसोर्स मोबिलाइजेशन का यह भी मतलब होता है कि आप बेटर यूज कर रहे हो अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस को। जो रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है उसका बेटर यूज कर रहे हो। जैसे कि आपके पास अगर एक कॉपी है ना, तो आप उस कॉपी को पूरा का पूरा भर रहे हो। ऐसा नहीं कर रहे हो कि एक पेज में एक लाइन लिखा, दूसरा पेज में वापस एक लाइन लिखा, तीसरा पेज में वापस एक लाइन लिखा। इस तरीके से रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं होता है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब होता है किस तरीके से आप अपने रिसोर्सेस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज कर सकते हो। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन का डेफिनेशन आप प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, क्योंकि जल्दी जल्दी अगर सेशन वाइंड अप करना है तो जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन रेफर्स टू ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन सिक्योरिंग न्यू एंड एडिशनल रिसोर्सेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि न्यू एंड एडिशनल रिसोर्सेस अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिक्योर करना, सिक्योर करना। और इसका यह भी मतलब हुआ कि बेटर यूज रिसोर्स मोबिलाइजेशन का, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस हैं आपके पास उसका बेटर यूज। क्लियर? आइए अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, क्यों 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 इंपॉर्टेंट है रिसोर्स मोबिलाइजेशन? रिसोर्स मोबिलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इंश्योर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटरप्राइज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू क्लाइंट। बिकॉज ये इंश्योर करता है कि जो क्लाइंट को मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं वो बेस्ट से बेस्ट है। जो अपने क्लाइंट को मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं वो बेस्ट से बेस्ट है। इट सपोर्ट्स एनी ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशंस का सस्टेनेबिलिटी पर ये ध्यान देता है। ऑर्गेनाइजेशंस के रिसोर्सेज का ये बेस्ट से बेस्ट यूज करेगा। तो भाई ये बात बताओ कि सस्टेनेबिलिटी होगा या नहीं होगा? सस्टेनेबल तरीके से सारे के सारे रिसोर्सेज चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे? चल पाएंगे। तो इसका दूसरा इंपॉर्टेंस है इट सपोर्ट्स एनी ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। इसके बाद इट अलाउज फॉर इंप्रूवमेंट एंड स्केल अप फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द एंटरप्राइज करेंटली प्रोवाइड्स। यानी कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन ये भी इंश्योर करता है कि हमारे जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो इंप्रूव हो जाए, वो स्केल अप हो जाए।
एंड लास्ट में इट हेल्प्स ऑल टाइप ऑफ एंटरप्राइज, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये, हर टाइप ऑफ एंटरप्राइज में ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन काम करता है। पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, रिसोर्स मोबिलाइजेशन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंस आपको क्लियर करवा दिया। आई होप आप लोगों को इंपॉर्टेंस क्लियर करवा दिया। बताओ कि मतलब कि क्लियर है या नहीं? बताओ जी, बताओ, जल्दी बताओ, क्लियर है या नहीं? रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्लियर है या नहीं? रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस का बेस्ट से बेस्ट यूज कर रहे हो और आप कुछ नए और एडिशनल रिसोर्सेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योर कर रहे हो। इसका मतलब होता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नीड फॉर फाइनेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है? एंटरप्रेन्योरशिप में पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए, तो नीड फॉर फाइनेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप, सबसे पहले स्टार्टअप कैपिटल। एंटरप्रेन्योर्स को ना एक इनिशियल फंडिंग चाहिए होता है। जब वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको इनिशियल फंडिंग चाहिए होता है कि आप बिजनेस को अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पैसे चाहिए होते हैं। तो आप फैमिली, फ्रेंड्स, मार्केट से मांगने के लिए जाते हो, इसीलिए तो फंड चाहिए, इसीलिए तो फंडिंग चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को कि मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरे पास उतना पूंजी नहीं है, मैं फैमिली फ्रेंड से तो कितना मांगू तो कितना मांगू, मेरे को 10 लाख का रिक्वायरमेंट है और फैमिली फ्रेंड्स मिला के मेरे को सिर्फ 3 लाख दे रहे हैं, बाकी के 7 लाख तो मेरे को जुगाड़ करने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहला रीजन है स्टार्टअप कैपिटल के लिए। एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा इनिशियल फंडिंग के लिए पैसे चाहिए होते हैं, फाइनेंस चाहिए होते हैं। तो इसको आप बना बना के लिख सकते हो, एंटरप्रेन्योर्स ऑफन रिक्वायर्स इनिशियल फंडिंग टू कवर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग अ बिजनेस। जैसे हो गया, मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए चाहिए होता है, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट करने के लिए चाहिए होता है, मार्केटिंग एक्सपेंस करने के लिए चाहिए होता है। आपको इनिशियली कुछ पैसे का रिक्वायरमेंट रहता है, इनिशियली कुछ पैसे का रिक्वायरमेंट रहता है। ओके, इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस, जैसे वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, इन्वेंट्री हो गया। अगर आपको लेबर को वेजेस देना है, सैलरी देना है, इन्वेंट्री देना है, तो आप इन सब सारे एक्सपेंसेस के लिए मतलब कि आपको फाइनेंस तो चाहिए ना, आपको पैसे तो चाहिए ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब डेली के जो एक्सपेंसेस है वो कवर करने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक्सपांशन एंड ग्रोथ। एक एंटरप्रेन्योर को अगर एक्सपांड करना है, ग्रो करना है, तो उसे भैया पैसे का बहुत रिक्वायरमेंट है, उसे तो फाइनेंस का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। बिकॉज एक्सपांड करने के लिए, ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए, मनी चाहिए। फाइनेंस इज एसेंशियल फॉर एक्सपांडिंग ऑपरेशंस, एंटरिंग न्यू मार्केट। अगर आप कोई नया मार्केट में एंटर करना चाहते हो, अगर मियो मोड़ चाहेगा कि कोलकाता से बाहर, वेस्ट बंगाल से बाहर भी जाके बेचे, तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए ना। मियो मोड़ का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मियो मोड़ अगर चाहे कि वेस्ट बंगाल से बाहर जाके वो आउटलेट्स खोले, तो उसके लिए फाइनेंस चाहिए ना उसको। तो आप अगर अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं दोस्तों, आप अगर अपने बिजनेस को ग्रो करवाना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए? पैसा, फाइनेंस। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को कम करने के लिए भी पैसा चाहिए आप लोगों को। रिस्क को कम करने के लिए भी पैसा चाहिए कि आप सही तरीके से मार्केट कंडीशंस को जान पाओ, सही तरीके से फोरकास्ट कर पाओ, सही तरीके से वो सब सारा चीज कर पाओ जो सब सारा चीज आपको करने की आवश्यकता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व इनहेरिटेंट रिस्क। रिस्क बहुत ज्यादा रहता है एंटरप्रेन्योरशिप में। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए भी आपको फाइनेंस का रिक्वायरमेंट पड़ता है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन एंड रिसर्च। इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन एंड रिसर्च। आपको इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट करना है, रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करना है, करो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? पैसा। आप कुछ अपना इनोवेट करना चाहते हो, आप कुछ रिसर्च करना चाहते हो, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए उसके लिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए? कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए उसके लिए। तो फाइनेंस इसके लिए भी नीडेड है। अब पढ़ते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ओ हेलो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? एमएसएमई। इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। प्यार से क्या बोलते हैं? एमएसएमई। क्या बोलते हैं? एमएसएमई।
MSME स्टैंड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ऐसे करके आंसर लिख देना जाके। दीज आर द बिजनेस क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द साइज एंड इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट पर जिस हिसाब से मतलब कि इन्वेस्टमेंट रहेगा, साइज पे रहेगा, उस हिसाब से हम लोग बिजनेस को क्लासिफाई करते हैं कि ये माइक्रो बिजनेस है, या ये स्मॉल वाला बिजनेस है, या ये मीडियम वाला बिजनेस है। तो एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब एमएसएमई ना बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करने के लिए एमएसएमई ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए एमएसएमई बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। बिकॉज 99% तो हमारे कंट्रीज में एमएसएमई ही है। 98% कंपनीज एमएसएमई ही है। बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, सब कोई एमएसएमई से ही होकर आते हैं। सब कोई पहले किसी ना किसी दिन छोटे ही रहते हैं। सबसे पहले माइक्रो, स्मॉल, मीडियम सोच रहे हो, इसके बाद लार्ज बनते हैं। और लार्ज हमारे कंट्री में सिर्फ 2% है। 98% एमएसएमई है, एमएसएमई के कैटेगरी में ही आते हैं। ओके, अब करेंगे टाइप्स ऑफ एमएसएमई। अब टाइप्स ऑफ एमएसएमई, लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ये है एमएसएमई एक्ट 2006 के हिसाब से, इसको आप खुद रीड कर लीजिएगा। लेकिन अभी अगर आपको एमएसएमई का डेफिनेशन पूछा जाए, टाइप्स पूछा जाए, तो आप ना नीचे वाला डेफिनेशन चेपना, एज ऑफ जुलाई 2020। समझे कि नहीं बताओ, समझे कि नहीं बताओ, ये वाला डेफिनेशन आपको चेपना है। अमेंड हुआ है एमएसएमई का डेफिनेशन, एमएसएमई का डेफिनेशन चेंज हो चुका है। पहले 2006 में कुछ और था डेफिनेशन, लेकिन अब 2020 के अकॉर्डिंग एमएसएमई का डेफिनेशन क्या हुआ है बेटा, चेंज चेंज चेंज। एग्जामिनेशन में पूछे तो लिख देना, एग्जामिनेशन में अगर पूछे ना तो ये वाला लिखना, ये वाला जुलाई 1 2020 वाला लिखना। अब ध्यान दो, एज ऑफ जुलाई 1 2020 द एमएसएमई डेफिनेशन इन इंडिया वाज रिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना एमएसएमई का डेफिनेशन जो है ना रिवाइज कर दिया, चेंज कर दिया उसको। सबसे पहले बात करेंगे माइक्रो एंटरप्राइज का। माइक्रो एंटरप्राइज का, फर्म विथ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 5 करोड़, वो लोग माइक्रो एंटरप्राइज खोल सकते हैं। यहां पे बोल दिया गया है कि अगर कोई ऐसा फर्म है जो प्लांट एंड मशीनरी पर 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करे, अगर कोई ऐसा फर्म है, अगर कोई ऐसा फर्म है, अगर कोई ऐसा कंपनी है, अगर कोई ऐसा फर्म है जो प्लांट एंड मशीनरी पर, जितने भी उनके कंपनी में, जितने भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी उनके एंटरप्राइज में प्लांट एंड मशीनरी है, उन पे वो अप टू 1 करोड़ का खर्चा करें, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो, जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ हो, वो माइक्रो एंटरप्राइज कहलाया जाएगा। यहां पे ये बोला गया कि अगर कोई भी फर्म प्लांट एंड मशीनरी पर अप टू 1 करोड़ इन्वेस्ट करता है और जिसका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, वो माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएगा। सिंपल। इसके बाद स्मॉल किसको बोलेंगे, फिर स्मॉल किसको बोलेंगे? स्मॉल बोला गया कि अगर कोई कंपनी, अगर कोई फर्म का अप टू 10 करोड़ तक प्लांट एंड मशीनरी पर इन्वेस्टमेंट है तो वो स्मॉल एंटरप्राइज माना जाएगा। अप टू 50 करोड़ तक टर्नओवर है तो वो स्मॉल एंटरप्राइज माना जाएगा। ठीक है। अगर कोई कंपनी है, अगर कोई फर्म है, मान लीजिए फर्म है, अगर कोई बिजनेस है जिसमें अप टू 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी का, तो वो स्मॉल बिजनेस माना जाएगा, और जिसका टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है उसको स्मॉल बिजनेस माना जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, बिजनेसेस विद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट अप टू 10 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 50 करोड़ इज नोन एज स्मॉल एंटरप्राइज। सिंपल। और मीडियम किसको बोला जाएगा? देखिए, अरे ध्यान दो, मीडियम किसको बोला जाएगा? मीडियम बोला जाएगा कि जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 50 करोड़ हो, अप टू 50 करोड़ हो, और जिसका टर्नओवर जो है वो अप टू 250 करोड़ हो।
यानी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ है और ये टर्नओवर 250 करोड़ के अंदर हो, उसको बोला जाएगा मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, एमएसएमई में तीन ही आते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो वापस से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। देखो, माइक्रो एंटरप्राइज में किसको बोला जाता है? माइक्रो एंटरप्राइज में बोला जाता है जिसका प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ हो, सिर्फ जो सिर्फ 1 करोड़ के अंदर अंदर अपना प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट किया है और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ के भीतर है, उसको बोला जाएगा माइक्रो एंटरप्राइज। फिर आता है स्मॉल एंटरप्राइज, जिसका प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट हो 10 करोड़, अप टू 10 करोड़, अगर जिसने मान लो प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्ट किया है और जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, उसको बोला जाएगा स्मॉल एंटरप्राइज। एंड जिसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है एंड टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, उसको बोला जाएगा मीडियम एंटरप्राइज। सिंपल, याद कर लेना इसको अच्छे से। इसके बाद आगे एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ एमएसएमई। अब देखो भाई, इज्जत करेंगे, अब देखो इज्जत करेंगे, उसके बाद बेइज्जती करेंगे। देखो, सबसे पहले एमएसएमई क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब जॉब्स क्रिएट करता है, जॉब्स क्रिएट। एमएसएमई की वजह से, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की वजह से लोग रोजगार बनते हैं, जॉब क्रिएट करते हैं रूरल, सेमी अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज में तो भाई लार्ज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भरे पड़े हैं, लेकिन रूरल एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज में जॉब्स कौन क्रिएट करता है? एमएसएमई। ठीक है, एमएसएमई की वजह से बहुत इंप्लॉयमेंट जनरेशन होती है, बिकॉज इस कंट्री में 98% तो एमएसएमई है। 98% बिजनेसेस ऐसे हैं जो एमएसएमई है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। लार्ज नहीं है, लार्ज सिर्फ 2-3% है। क्लियर है? इसके बाद देखिए प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एमएसएमई के द्वारा एंटरप्रेन्योर्स बहुत आ रहे हैं। जब एंटरप्रेन्योर्स नए नए आते हैं, मार्केट में कदम रखते हैं, तो वो भी तो माइक्रो, स्मॉल या तो मीडियम एंटरप्राइज ही रहते हैं। अचानक से आके लार्ज थोड़े बन जाता है कोई, नहीं, अचानक से आके लार्ज कोई नहीं बनता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कौन करता है? एमएसएमई। एमएसएमई जीडीपी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ होता है ना, उसमें सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, मेन कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का ही रहता है, बिकॉज आप 98% एमएसएमई है हमारे कंट्री में, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी का ग्रोथ का एमएसएमई ही करता है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ही करता है सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। ओके, इसके बाद रीजनल डेवलपमेंट। तो एमएसएमई जो एक हर जगह का डेवलपमेंट करता है, हर एक एरिया में एमएसएमई है। गांव में चले जाओ या तो कोई एक रूरल एरियाज में चले जाओ, वहां पे तुम देखोगे माइक्रो इंडस्ट्रीज है, छोटे छोटे बिजनेसेस है। छोटे छोटे बिजनेसेस रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, अपने अपने इलाके, अपने अपने लोकल एरियाज को प्रमोट करता है, लोकल रिसोर्सेज को प्रमोट करता है, लोकल लेबर को एम्प्लॉय करता है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन तो मशीन का हेल्प लेता है, लेकिन नहीं, जो एमएसएमई है वो अपने लोकल रिसोर्सेस, लोकल लेबर का प्रयोग करके अपना काम निकलवाता है। क्लियर है? इसके बाद इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एमएसएमई के द्वारा इनोवेशन भी होता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है। सिंपल सा बात है, बहुत नए नए एंटरप्रेन्योर्स लोग इनोवेट भी करते हैं और जो भी मार्केट कंडीशंस है उसको क्विकली अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर कुछ चेंजेस आया बाहर में, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आया, तो उसको क्विकली अडॉप्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए इसका डिसएडवांटेजेस। मतलब कि इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस, मतलब इन लोगों को ना लोन नहीं मिल पाता है। एमएसएमई वाले को ना लोन नहीं मिल पाता है, कभी भी ग्रो नहीं कर पाते हैं ये लोग उतना ज्यादा इजीली। इनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मतलब इनके पास ना फाइनेंस नहीं रहता। मान लो एक बिजनेस करने के लिए 10 लाख रिक्वायर्ड है, इनको सिर्फ वो 5 लाख ही मिल पाता है, तो वो इसलिए इतना ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस नहीं कर पाते हैं। लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस इसको ही बोलते हैं। इसके बाद आप देखोगे एमएसएमई वाला जो इंडस्ट्री रहेगा वो ना बहुत इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन करता है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन का मतलब हो गया कि कभी उठा है, कभी गिरा है, कभी उठा है, कभी गिरा है। वो कब डूब जाए कुछ पता नहीं चलता। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कब डूब जाए कुछ पता नहीं चलेगा आपको। तो फ्लक्चुएशन दिखाता है, यानी कि कब मंदी वाला समय आएगा और कब प्रॉफिट वाला समय आएगा,
कुछ किसी चीज का भी पता नहीं है, फटाक से मंदी वाला समय भी आ सकता है, फटाक से प्रॉफिट भी दे सकता है, ठीक है। इसके बाद लिमिटेड बार्गेनिंग पावर, इन लोगों के पास लिमिटेड बार्गेनिंग पावर रहता है। सप्लायर जो रेट पे बोलता है उसी रेट पे इन लोगों को करना पड़ता है ट्रेड। जो रेट पे कस्टमर खरीदेगा उसी रेट पे इन लोगों को बेचना पड़ता है सामान। आप लोग ना लोकल कस्टमर, आप लोग जब मॉल में जाते हो तो मॉल में कोई दामादामी नहीं करता है, मॉल में कोई दामादामी नहीं करता है, लेकिन लोकल वेंडर्स जो है ना, जो एमएसएमई के वेंडर्स हैं, उनसे आप क्या करते हो, उनसे आप मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब कि बार्गेनिंग करते हो कि नहीं भैया ये 5 का नहीं, ये 2 का होना चाहिए, ये 2 का नहीं, ये 1 का होना चाहिए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटेड बार्गेनिंग पावर। रिसोर्स कंस्टेंट, इनके पास उतना ज्यादा रिसोर्स नहीं रहता है, इनके पास उतना ज्यादा रिसोर्स नहीं रहता है, ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल मैनेजरियल रिसोर्सेस जो चाहिए होनी चाहिए उनके पास नहीं रहता है उतना, ठीक है। इसके बाद उनको रेगुलरली कंप्लाइंस करना पड़ता है, रेगुलरली कंप्लाइंस करना पड़ता है, रेगुलरली कंप्लाइंस बर्डन, कुछ ना कुछ लॉज रूल्स रेगुलेशंस हमेशा उनको फॉलो करना पड़ता है, गवर्नमेंट के जो नियम है उनको हमेशा फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ओके, बस हो गया दोस्तों, बस 5 मिनट रुक जाओ, बस हो गया है, बस हो गया है 5 मिनट। स्टार्टअप मतलब देखो, स्टार्टअप, स्टार्टअप किसको बोलते हैं, देखो, एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया। स्टार्टअप उस एंटिटी को बोलते हैं जो इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुआ है या रजिस्टर्ड हुआ है। जिनको रजिस्टर्ड हुए या इनकॉर्पोरेट हुए 5 साल भी नहीं हुए उनको बोलते हैं स्टार्टअप, ठीक है। सबसे पहला स्टार्टअप किसको बोलते हैं, स्टार्टअप बोलते हैं जो एंटिटी इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड हुआ है इंडिया में, और जो एंटिटी को इनकॉर्पोरेट हुए 5 साल या उससे कम साल हुए हैं उसको ही आप बोलोगे स्टार्टअप। और जिसका एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ है, जिसका एनुअल टर्नओवर क्या है, 25 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में जिनका एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ है उनको आप क्या बोलोगे, स्टार्टअप बोलोगे। तो ये 3 के 3 कंडीशंस यहां पे मैच करने चाहिए। और जो इनोवेशन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट की तरफ काम करते हैं, जो कुछ नया लाते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, जिन मतलब कि जो इनोवेशन के लिए काम करते हैं, जो डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्टअप। तो स्टार्टअप में 4 कंडीशन है, चारों के चारों कंडीशन चैट बॉक्स में लिख के बताओ, चारों के चारों कंडीशंस आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताओगे। सबसे पहले एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया। दूसरा 5 साल या 5 साल से कम का होना चाहिए, नॉट ओल्डर देन 5 ईयर्स, 5 ईयर्स से लेट नहीं होना चाहिए, इनकॉर्पोरेट हुए बस 5 साल होना चाहिए उसको, फिर ही वो स्टार्टअप कहलाएगा। इसके बाद 25 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए उसका, 25 करोड़ का क्या रहना चाहिए, टर्नओवर। इसके बाद जो इनोवेशन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट के लिए काम करे उनको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा स्टार्टअप। चारों के चारों कंडीशंस आप पढ़ लेना अच्छे से। हैं स्टार्टअप के लिए, एक स्टार्टअप के लिए आपको कौन कौन से रिसोर्सेस लगते हैं। सबसे पहले रिसोर्सेस लगते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेस, सबसे पहले रिसोर्सेस लगते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेस है। फाइनेंशियल रिसोर्सेस मतलब पैसा। सबसे पहले आप स्टार्टअप को फॉर्म करने के लिए क्या करोगे, पैसा लाओगे, पैसा। जैसे मार्केटिंग करने के लिए पैसा चाहिए होगा, हायरिंग करने के लिए पैसा चाहिए होगा, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए पैसा चाहिए होगा, सिंपल। वो पैसा आप कहां से लेके आते हो, पर्सनल सेविंग से, लोन से, इन्वेस्टमेंट से। तो सबसे पहला जो रिसोर्सेस चाहिए होता है उसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस किसको बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस किसको बोलते हैं, skilled and motivated employees are essential for the executing the startup's vision and driving growth, ठीक है। आपको एक एम्प्लॉयज चाहिए, आपको अपने कंपनी के लिए एम्प्लॉयज चाहिए, लेबर चाहिए। आप अगर बहुत मोटिवेटेड एम्प्लॉयज अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखोगे तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ पाएगा, ग्रो कर पाएगा। तो सबसे पहले फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए, उसके बाद एम्प्लॉयज चाहिए, लेबर चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में 4 चांद लगा दे। इसके बाद आपको चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ फिजिकल रिसोर्सेस भी चाहिए, फिजिकल रिसोर्सेस। फिजिकल रिसोर्सेस किसको बोलते हैं, जैसे ऑफिस स्पेस,
मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, इन्वेंट्रीज। एक स्टार्टअप को फिजिकल रिसोर्सेज भी तो चाहिए, जो मतलब कि जैसे मेरा ऑफिस हो, मेरा कुछ रिसोर्स हो, मेरे पास कुछ मतलब इक्विपमेंट हो, इन्वेंट्री हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल रिसोर्सेस। इसके बाद आपको चाहिए टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस। क्या चाहिए, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस में क्या आता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। ओके, एंड इसके बाद आता है नेटवर्क एंड रिलेशनशिप। आपको नेटवर्क्स भी बनाने पड़ते हैं, आपको बहुत सारे लोगों के साथ नेटवर्क्स भी बनाने पड़ते हैं। तो यही सब चीज आपको स्टार्टअप में चाहिए होता है, सिंपल सा बात। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो आप बनाते हो, पहले से ही बना लेते हो, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले आप जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। सो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आर द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर बिफोर द फॉर्मल कमेंसमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के शुरुआत होने से पहले ही आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिए, ऑफिशियली तय नहीं हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट सही है या नहीं है। आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिए, ये स्टार्टअप करने से पहले ही, आप ये एंटरप्राइज करने से पहले ही, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे आप अपना एंटरप्राइज शुरुआत करने वाला हो 1 महीना बाद, लेकिन आप अभी से बोल के रखोगे ना सप्लायर को, वेंडर को, फाइनेंशियली मतलब कि थोड़ी को अभी से कांटेक्ट करके रखोगे सप्लायर से कि मुझे इतना माल पहुंचाना है, वेंडर से अभी से कांटेक्ट करके रखोगे आप, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी से अभी से कांटेक्ट करके रखोगे आप, इसे बोलते हैं प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जस्ट 2 मिनट। बेसिक स्टार्टअप प्रॉब्लम। स्टार्टअप में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, स्टार्टअप में क्या क्या प्रॉब्लम आता है। सबसे पहले लैक ऑफ मार्केट मतलब कि वैलिडेशन। लैक ऑफ मार्केट वैलिडेशन, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विस है, उनको लोग डिमांड करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। आप नया नया स्टार्टअप खोले हो, आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो सही है या नहीं है, लोग डिमांड करेंगे या नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं लैक ऑफ मार्केट वैलिडेशन। इसे क्या बोलते हैं, लैक ऑफ मार्केट वैलिडेशन। ये एक प्रॉब्लम है, ये सबसे पहला वाला प्रॉब्लम है। ये क्या है बेटा, सबसे पहला वाला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। इसके बाद लिमिटेड फंडिंग, दूसरा प्रॉब्लम। लिमिटेड फंडिंग का मतलब क्या होता है, ये एक चैलेंज है स्टार्टअप के लिए कि उनके पास एडिक्वेट फंडिंग अवेलेबल नहीं रहती, उनके पास पैसा नहीं रहता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि उनके पास पैसा नहीं रहता, लिमिटेड फंडिंग रहता है। ठीक है, इसके बाद उनके पास एक एम्प्लॉय नहीं रहता जो स्किल्ड एम्प्लॉयज है, उनके पास एक एम्प्लॉय नहीं रहता जो स्किल्ड एम्प्लॉय है। जैसे आप स्टार्टअप नया नया खोले हो, आपके पास, आप खोजोगे कि एम्प्लॉय कहां है मेरे पास, जिन एम्प्लॉय के पास स्किल है, जो थोड़े से मतलब कि बहुत अच्छे से खूबी है उनके पास, आपके पास एम्प्लॉय नहीं रहती है, उस केस में आपके पास वो स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं रहती है, वो एक प्रॉब्लम है। इसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कि अगर मैं ये प्रोडक्ट को डेवलप करूं तो कैसे करूं, इसका जो चैलेंजेस आएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट चैलेंजेस। यानी एक सामान को बनाने के लिए एक नया नया एंटरप्रेन्योर को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट चैलेंजेस। तो स्टार्टअप के लिए ना भाई, प्रोडक्ट डेवलपमेंट चैलेंजेस तो आते हैं। मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्वाजिशन, किस तरह से मैं कस्टमर को एक्वायर करूं, यह भी तो एक चैलेंज है। किस तरीके से मैं एक मार्केट को एक्वायर करूं, किस तरीके से मैं एक कस्टमर को एक्वायर करूं, यह भी तो एक चैलेंज है। तो स्टार्टअप को ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। स्केलिंग ऑपरेशन। स्केलिंग ऑपरेशंस का मतलब किस तरीके से मैं अपना बिजनेस को एक्सपांड करूं, ग्रोथ करूं, किस तरीके से मैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करूं, ग्रोथ करूं, किस तरीके से मैं एडिशनल स्टाफ को हायर करूं, किस तरीके से मैं न्यू मार्केट में एंटर करूं, यह भी एक प्रॉब्लम है। एंड इसके बाद रेगुलेटरी मतलब कि कंप्लाइंस, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम लोग को टाइमली कंप्लाइंस फॉलो करने पड़ते हैं, हम लोग को जीएसटी मतलब कि रिटर्न भरना पड़ता है, वो भी तो एक प्रॉब्लम है।
एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट, यानी पैसे का मैनेजमेंट सही तरीके से, ठीक तरीके से कैश फ्लो मैनेजमेंट भी तो होना चाहिए, कैश फ्लो मैनेजमेंट भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे हो गया, इन्वेस्ट इन ग्रोथ इनिशिएटिव, कहां कहां मैं एक्सपेंडिचर करूं, कहां कहां मैं इनकम्स जनरेट करूं, कैसे कैसे मैं पैसे को मैनेज करूं, ये भी एक प्रॉब्लम है स्टार्टअप के लिए। ठीक है, तो 8-10 पढ़ के चला जाना, बस हो गया, बात खत्म। देखो लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक, कि किस तरीके से आप एक स्टार्टअप के प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व। सबसे पहले मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड सिंस स्टार्टअप प्रॉब्लम्स आर नॉर्मल। एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाओ, हमेशा कॉन्फिडेंस में रहो, हमेशा गुस्सा में रहने से और नेगेटिविटी में रहने से कुछ नहीं होता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाओ अपने में, कॉन्फिडेंस लाओ कि मैं कर लूंगा, ये सब प्रॉब्लम तो आती रहेगी, मैं इसे फेस करूंगा, मैं इसे बहुत अच्छे से करूंगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर में लाओ, सिंपल। इसके बाद रिमेंबर दैट लर्निंग रिक्वायर्स लिसनिंग मोर देन टॉकिंग। सबसे पहले ना भाई सीखना पड़ता है। बहुत लोग ना सिर्फ बातेला मारते हैं। यहां पे यही बोला गया है कि आपको यहां पे कुछ टॉकिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ सुनना है, आपको सिर्फ सीखना है। यहां पे जो लोग स्टार्टअप खोलते हैं उनको सीखने पे ज्यादा फोकस करना है, उनको बड़े बड़े बातेला नहीं मारना है। ठीक है, तो रिमेंबर दैट लर्निंग रिक्वायर्ड लिसनिंग मोर देन टॉकिंग। तो टॉकिंग से ज्यादा आपको लर्निंग और लिसनिंग पे ध्यान देना चाहिए, इसके बाद क्या है, ओपनली कम्युनिकेट अबाउट ईच प्रॉब्लम एंड कमिट टू फिक्स इट। यानी जो भी प्रॉब्लम है ओपनली कम्युनिकेट करो, ओपनली बोलो सबको कि भाई ये प्रॉब्लम आ चुका है, कैसे फिक्स करें इसको, बताओ। आप लोग का अगर कोई सजेशन है तो बताओ, स्टार्टअप प्रॉब्लम्स को कैसे फेस कर सकते हैं, ओपनली कम्युनिकेट करो, सबको बताओ अपने अपने प्रॉब्लम, और सबको बोलो कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सजेशन दो हमको। इसके बाद क्या है, डोंट हेजिटेट टू कॉल एन एक्सपीरियंस्ड एडवाइजर। जो आपका मेंटर है, जो आपका एडवाइजर है, जो आपको सिखाया है, उसको कॉल करने से मत मतलब कि घबराओ, उसको कॉल कर लो, उसको फटाफट से कॉल करके पूछो कि ये सब प्रॉब्लम आ चुका है, कैसे सॉल्व करूं। एनालिसिस बिफोर जंपिंग टू कंक्लूजन में जंप करने से पहले आप प्रॉब्लम्स के बारे में तो सोचो, आप एनालाइज तो करो अच्छे से, आप उस प्रॉब्लम को एनालाइज करो, फटाफट से सोल्यूशन मत निकालो, कोई चीज का सोल्यूशन फटाफट से मत निकालो, 100 बार सोचो, पहले उस प्रॉब्लम के बारे में एनालाइज करो, उसके बाद कुछ सोल्यूशन निकालना। एंड लास्ट है ट्रैक एवरी प्रॉब्लम। हर एक प्रॉब्लम को ट्रैक करो कि ये प्रॉब्लम हुआ है तो कैसे हुआ है, ये प्रॉब्लम का इफेक्ट क्या हुआ है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे ये प्रॉब्लम का इफेक्ट क्या क्या पड़ा है, कैसे हुआ ये प्रॉब्लम। हर एक प्रॉब्लम को ट्रैक करो बेटा, ठीक है। और लास्ट है सेट डेडलाइंस एंड मेजर एंड पे फॉर परफॉर्मेंस। एक अपना डेडलाइन बना लो कि हमको इतने तक अपना काम खत्म करना है, और अगर खत्म हो गया तो मैं अपने लेबर्स में, अपने वर्कर्स में, अपने मतलब कि कर्मचारी को मैं कुछ पे करूंगा, इंसेंटिव दूंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, जो आपके साथ में रहते हैं, जो आपके साथ इनोवेशन करते हैं, जो आपके साथ आपके टास्क को कंप्लीट करते हैं, उनको थोड़ा मतलब कि आप उनको थोड़ा इंसेंटिव दोगे ना, तो इसका मतलब यही है कि सेट डेडलाइंस। सबसे पहले तो आप डेडलाइन सेट करो कि कितने मंथ में आपको काम कंप्लीट करना है, एंड पे फॉर परफॉर्मेंस। तो दोस्तों आज हमने यूनिट 2 और साथ ही यूनिट 4 दोनों के दोनों ही कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। कल हम लोग करेंगे यूनिट 3 और परसों हम लोग कर रहे हैं मैराथन। परसों हम लोग कर रहे हैं फाइनल रिवीजन, जो लास्ट मोमेंट रिवीजन होता है वो रिवीजन कर रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर कनेक्टेड रहिए, सारा का सारा अपडेट्स वहीं पे आता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।